कुछ पेपर लीक होते हैं जो सीमित दायरे में खप जाते हैं, कुछ पेपर ओके। लीक होते हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पे लीक किए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने। हम सब जानते हैं कि 10th 12th के एग्जाम में चीटिंग होती थी, अब पैसा देके जी चीटिंग जी जी करवा जी। सकते थे, ये सब सीमित चीजें हैं। हम्म। लेकिन जो इंडस्ट्रियल हम्म। स्केल पे एक लीक का प्रोसेस शुरू हुआ था, अगर उसकी उत्पत्ति का आप खोजेंगे तो वो 2003, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। जब बिहार ओके में एक ओके। व्यक्ति थे जिनका नाम था रंजीत डॉन, जी उन्होंने जी। इंडस्ट्रियल स्केल पे मेडिकल एंट्रेंस को मैनिपुलेट किया और उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, डॉक्टरों ओके। के साथ, मंत्रियों के साथ, जो एजेंसियां पेपर सेट करती थी उनके साथ, और उसने एक हम्म। इंडस्ट्रियल स्केल पे पेपर लीक कराया था और बिहार में एक बहुत बड़ा इस संकट खड़ा हुआ था इसको लेकर। और उसके बाद 2024 में होता है, वो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे लीक हुआ। संभ्रांत तबकों को और फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया जाता है, क्योंकि पेपर हम्म। लीक मामूली आदमी उसका फायदा नहीं उठा सकता है। 10 लाख 20 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं लेने के लिए, तो जो जी संपन्न जी जी। लोग हैं उनको फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, तो वो एक कंपोनेंट है। तो जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो बेसिकली ये चाह रहा है कि प्रशासन में आप ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए कितना सिमिलर है ये आपसे डिमांड, क्योंकि आपका डिमांड क्या बिल्कुल था बिल्कुल। कि आप लोकपाल नियुक्त करो जी। हम तो जानना चाहते हम्म। हैं कि जनता के पैसे को सरकार खर्च कैसे करती है, ट्रांसपेरेंसी। और सीजेपी जी। भी बोल रही थी ट्रांसपेरेंसी। अभी भी आप देख लीजिए जो पुलिस का दमन हुआ है, इस पे सीजेपी क्या क्या रहा है कि हम वेबसाइट बनाएंगे, हम्म। लोगों का क्या क्या हुआ है वो करेंगे और लेके कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे हम्म। तो 20 साल का आपका कोर्ट का होगा। यानी कि वो हम्म। गैर जनतांत्रिक बर्बरता का समाधान राजनीति में नहीं ढूंढ रहे हैं, उसका प्रशासनिक और न्यायिक समाधान ढूंढ रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं ये तो एनजीओ टाइप का बात है, कैंपेन एंड एडवोकेसी टाइप का, सिविल लिबर्टीज टाइप का, कि आप हमें कंप्लेन दीजिए, हम आपको वकील प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको तो जी। वकील प्रोवाइड कर दोगे, उसके फादर को जॉब से हम्म। निकाल के सड़क पे गोली मार देगा, तब क्या करोगे? आपको पता है ना, यूपी में बच्ची का रेप भी कर दिया और फिर परिवार वालों को भी मरवा दिया, फिर आप क्या कर लोगे? क्योंकि जो राजनीतिक समस्याएं होती हैं उसका समाधान हमेशा राजनीतिक होता है। कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो तभी तक काम करती है जब तक उस पर दबाव बना रहे। बीजेपी जो है ना, टूथपेस्ट ट्यूब के जैसा है, प्रेशर डालोगे तो ओके। पेस्ट मिलेगा, प्रेशर हटेगा तो पेस्ट बंद। हम्म। क्योंकि देखिए जब फार्म लॉज लगे थे तब भी कहा था कि अब तो हो गया, अब नहीं बदलेगा। फिर किसान अड़ गए, 750 मर गए, फिर भी नहीं गए, तो इन्होंने बोला ठीक है हम बदल देते हैं। उसके बाद कुछ किया? एमएसपी का आज तक उन्होंने वैधानिकता प्रदान नहीं की। ठीक इसी तरह से प्रधान को रिजाइन करा के इन्होंने जंतर मंतर खाली करा लिया, और प्रधान का जो रिप्लेसमेंट लाया है वो प्रधान पार्ट 2 है। और मेरा तो ये बहुत क्लियर कट मानना है कि जो एनडीए पार्ट 2 है ये भारत के राज्य को एकदम फांसीवाद के नजदीक ला चुका है। सुक्रांत ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ फॉर लिविंग। परख के बिना जिया हुआ जीवन जीने योग्य नहीं रहता। शायद यही बात आज के समाज पर भी लागू होती है। जब बच्चे क्लासरूम की बजाय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करने लगें और उनकी प्रोटेस्ट के ऊपर लाठियों से लेकर गोलियां तक चलने लगे, तो बात सिर्फ सवालों की नहीं रह जाती। सवालों के पीछे एक तथ्य होते हैं जो आपके सामने आने बहुत ज़रूरी हैं, और उन तथ्यों को और उन सवालों को लेकर हम आज के हमारे गेस्ट के साथ जुड़ेंगे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कुमार संजय सिंह जी। सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल आपको है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आज का ये डेमोक्रेसी का सिस्टम है, उसमें असहमति और सवाल पूछने की क्या जगह है? देखिए, कोई भी जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो बिना क्वेश्चनिंग के चल नहीं सकती है। क्योंकि जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल था डेमोक्रेसी का, वो एनलाइटेंड थिंकर से निकला था, हम्म। फ्रांस से, जिसमें जी ये माना गया था कि जो आम जनता होती है वो अपने कुछ जी नैसर्गिक अधिकारों को राज्य को देती है सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए। और जी। सोशल जो जनता है
और राज्य के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो सोशल जी। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार बार रिन्यू होता है। तो हम्म। सवाल जवाब, परिवर्तन, असंतोष, असंतोष की अभिव्यक्ति, ये किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी का अभिन्न अंग है। उसके बिना मॉडर्न हम्म। डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है। लेकिन सर, अगला सवाल यहीं से पैदा होता है कि जब सवाल और असहमति टकराव में बदल जाती है, जहाँ सवाल और संवाद की कमी के कारण एक तरह का कुछ आप आपसी टकराव पैदा हो जाता है, तो तब ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो उसकी ये खूबी मानी जाए जहाँ उससे लोगों का विश्वास कम होता। आप किस परिपेक्ष में इसको मानेंगे? देखिए, भारत में जिस तरह से जनतंत्र का विकास हुआ है, जी। उसमें एक अंतर्द्वंद है जिसको समझने की जरूरत है जी। कि भारत में जो राज्य बना है ना, वो जी। केंद्रीकृत संस्था है। जी। जैसे अगर आप स्टेट और सेंटर के बीच के संबंध को देखेंगे तो संबंध जी। बराबर नहीं है। सेंटर हुँ। के पास ज़्यादा शक्तियां हैं राज्य की तुलना में, और आप देखेंगे हुँ। कि कालांतर में सेंटर ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाया है राज्य की शक्तियों की जी। कीमत पे। जी। और जी। यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो भारत में जनतंत्र का विकास हुआ है, वो हुँ। एक होलिस्टिक विकास नहीं है। हुँ। हुँ। निर्वाचन तो पूरी तरह से स्थापित हुआ है, हालांकि अब उस पर भी जी। चुनौतियां आ गई हैं, एसआईआर के थ्रू हुँ। 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 और ईवीएम जी। के थ्रू। लेकिन हुँ। निर्वाचन हुँ। होता है, लेकिन हुँ। निर्वाचन का जनता के बीच जनतांत्रिक अधिकारों के विस्तार के साथ जो संबंध है वो पेचीदा है। और हम पाते हैं हुँ। कि केंद्र जो है वो ये नहीं चाहता है कि निर्वाचन के अधिकार के विस्तार के साथ जनतांत्रिक जी। अधिकारों का भी विस्तार हो। और इस पे मैंने एक जी। काफ़ी लंबा पर्चा लिखा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, जो बाद में जी। छपा भी था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मिलकर छापा था उसको, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू किया था कि एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब इमरजेंसी के बाद निर्वाचन का अधिकार ऐसे वर्गों के पास गया जो राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं थे, हुँ। हुँ। तो हुँ। आप पाते हैं कि वही टाइम है 1980 के बाद का जो दशक है, कि आप देखेंगे कि जी। राज्यों के स्तर पे जो ड्रैकोनियन लॉस हैं हुँ। उनके फॉर्मुलेशन में उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी कि जी। भारत में जनतंत्र का जो एक पहलू है वो तो विकसित है, निर्वाचन, हुँ। लेकिन जो दूसरा हुँ। पहलू है जनतांत्रिक अधिकारों हुँ। का विस्तार, ये दोनों हुँ। के हुँ। बीच में कोई परस्पर संबंध नहीं है। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि भारत में रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो जी। लगातार केंद्रीय सत्ता के प्रति एक चुनौती के रूप में खड़ी होती दिखाई देती है, हुँ। चाहे वो पंजाब में तो हो, सर चाहे वो तमिलनाडु में जी। हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, ये दिखता है। हुँ। हम्म, हुँ। 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 तो सर, ये जो अभी अगर हम करंट सिचुएशन पे वापस आएँ, हाँ जी। तो ये जब ये चलते-चलते ये जो अब जब ये संघर्ष जो स्टूडेंट्स ने अभी किया और हम्म, वो कर रहे हैं, हम्म। इसको आप ये हमारी पिछली बातचीत जो हमारी हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? इसकी क्या जगह है? पिछले जो संघर्ष हुए हैं, उनसे कैसे ये अलग है और क्या इसका आगे आप फ्यूचर देखते हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस संघर्ष के उभरने का जो कारण है जी। वो किसी एक राजनीतिक पार्टी या प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जी। इसका संबंध है भारत की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके साथ, हुँ। राजनीतिक अर्थशास्त्र उसके साथ। हुँ। और थोड़ा-सा इसको आप थोड़ा-सा हाँ, समझाइए उसको तो मैं कि एक्सप्लेन करूँगा। आसान होगा हमारे हाँ, दर्शकों के लिए। बिल्कुल जी। एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये सब बातें जी।
जो है एक बात से दूसरी बात निकलती है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ये सभी हाँ, कुछ। सब जी। कनेक्टेड है। क्योंकि है क्या कि जी। आपने देखा है कि जब से भारत में उदारीकरण की नीति लागू हुई, तो जी। एक प्रक्रिया आरंभ हुई, और वो क्या था कि अर्थव्यवस्था के ज्यादातर जो क्षेत्र हैं उसका निजीकरण कर जी। दिया जाए। और उसी में आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन। जो शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू होना और इकोनॉमिक उदारवाद, लिबरलिज्म का लागू होना लगभग एक समय पे हुआ था। और हम पाते जी। हैं कि शिक्षा और जो रोजगार के जो केंद्र हैं उनका भारी पैमाने पे निजीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। और ये जी, जो होता है शिक्षित बिल्कुल। नौजवान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, बहुत हम्म। स्तरों पे। क्योंकि जब शिक्षा का निजीकरण होता है तो हम क्या पाते हैं कि जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, इनके लिए जी। उच्च शिक्षा ग्रहण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। 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 और ऐसी जगह पे जहाँ पर मान लीजिए गवर्नमेंट शिक्षा है भी, जैसे स्कूल में है गवर्नमेंट शिक्षा, हालांकि निजी जी। क्षेत्र स्कूल में ज्यादा बड़ा है गवर्नमेंट क्षेत्र के तुलना में। जी। जी। हायर जी। जी। एजुकेशन में भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ आप कम पैसे पे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोई परीक्षा देनी है तो जो विश्वविद्यालय या स्कूली जो शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको जी। 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 कोचिंग लेना पड़ता है, और कोचिंग लेना जी। सबके बस की बात है नहीं। और ये सीधा निजीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो एक अपवर्ड मोबिलिटी का एक रास्ता था, उच्च शिक्षा को जी। ग्रहण करके अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का, वो कट गया। उस जी। सेकंड क्या हुआ कि आपने उसके बाद ये भी कर दिया कि जो थोड़ा बहुत गुंजाइश था मेरिटोरियस जी। स्टूडेंट का उत्तीर्ण होने का, उसको आपने उस पे अटैक कर दिया। पेपर्स लीक शुरू जी। पेपर लीक की प्रक्रिया के थ्रू। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पेपर लीक का जो सुनियोजित प्रक्रिया था, जी। तकनीकी इंस्टीट्यूट में खास तौर से मेडिकल एग्जामिनेशन में इसका आरंभ जो एक कॉमर्शियल लेवल पे जो होता है वो एनडीए सरकार के तहत होता है। और इसका जो जी। पहला उदाहरण है वो 2003 का है, जब बिहार ओके। में एक ओके। व्यक्ति थे जिनका नाम था रंजीत डॉन। आप गूगल सर्च करके ओके। बाद में पढ़िएगा। जी। उन्होंने जी। इंडस्ट्रियल स्केल पे मेडिकल एंट्रेंस को मैनिपुलेट किया अच्छा। और उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था ओके। डॉक्टरों के साथ, मंत्रियों के साथ, जो एजेंसियां पेपर सेट करती थी उनके साथ। और उसने एक इंडस्ट्रियल स्केल पे पेपर लीक कराया था, और बिहार में एक बहुत बड़ा इस संकट खड़ा हुआ था इसको लेके। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, उसके बाद फिर 2024 में होता है, ओके। जब अ, मोदी और शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी क्या इंडिया। सर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपने बोला कि पहली बार जो 2003 में इसकी पृष्ठभूमि जो है और दूसरी बार जो 2024 में, तो क्या इस दौरान कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं, पेपर लीक होते थे, पेपर लीक हम्म। होते थे, लेकिन होता क्या था कि जो कुछ पेपर लीक होते हैं जो सीमित दायरे में खप जाते हैं, कुछ पेपर ओके। लीक होते हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पे लीक किए जाते हैं, ओके। ओके, जो बहुत बड़े पैमाने पे। बहुत बड़े पैमाने पे। हम्म। क्योंकि हम्म। देखिए ऐसा नहीं है, बिहार, हम सब जानते हैं कि 10th 12th के एग्जाम में चीटिंग होती थी, आप पैसा देके जी। चीटिंग जी। जी। करवा जी। सकते थे, ये सब सीमित चीजें हैं। हम्म। लेकिन जो इंडस्ट्रियल हम्म। स्केल पे एक लीक का प्रोसेस शुरू हुआ था, वो हम्म। सीधा सीधा अगर उसकी उत्पत्ति का आप खोजेंगे तो वो 2003 है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। और उसके बाद 2024 में होता है, वो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे लीक हुआ था।
जब आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस देखिए सर, अभी मुरली मनोहर जोशी जी ने इस बात को, जो अभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम्म, तो वो किसी ना किसी तरह के स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। हाँ वो तो थे, क्योंकि अब वो सत्ता में नहीं है। जी जी जी। अब वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनसे ये भी तो पूछना चाहिए कि जो कुमार मंगलम बिरला का रिपोर्ट लाया था वो कौन लाया था। हम्म। क्योंकि निजी शिक्षा के निजीकरण, खास तौर से उच्च शिक्षा के निजीकरण, और जो ये हम्म। स्टूडेंट्स के सामने जो उच्च शिक्षा का एक संकट खड़ा हुआ है, उसमें एक अभिन्न लिंक है। और उसमें जी। जो अमीर तबके को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, उसको फर्दर एम्पलीफाई हम्म। किया जाता है इससे, पेपर्स लीक करा ओके के। ओके ओके क्योंकि पेपर लीक अपने ओके आप ओके। नहीं होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसके पीछे काम करता है। और इसीलिए आप हम्म। देखेंगे कि जो पेपर लीकर्स हैं ना, उनके ऊपर हम्म। कोई बहुत मेजर कानूनी कार्रवाई होती भी नहीं है। हाँ, नहीं होती, अभी हाँ, तक तो नहीं हुई। 2024 में जो लोग पकड़े गए थे, 45 लोग पकड़े गए थे, हम्म 44 लोग को बेल हम्म। मिल चुकी है। ओके ओके। 44, 45 में 44। हाँ, एक Out ही of रह गया। 45, 44 people have been given bail. And one of the यस। first to get, ओके। जिसको सबसे पहले बेल मिला था, वो क्या, संजीव मुखिया, हम्म जिसके बारे में लोग कह रहे हम्म थे कि वो मास्टरमाइंड है। हम्म और रीजन क्या था बेल देने का, कि सीबीआई ने उचित समय में अपने केस को कंक्लूड नहीं किया। और सीबीआई किसकी एजेंसी है? केंद्रीय सरकार की। हम्म। केंद्रीय सरकार तो की, जी आप बिल्कुल। देखिए ये जो तार जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम्म पेपर लीक को कहना कि पेपर लीक हो गया, वो गलत स्टेटमेंट है। हम्म पेपर लीक होता नहीं है, वो बारिश थोड़ी है कि हो गया। हम्म पेपर वो लीक करवाया जाता है। कराया जाता है, वो एक कृत्रिम अवस्था है, हम्म उसको कराया जाता है। हम्म 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 और जब हम्म कराया जाता है तो पेपर लीक होने से कुछ लोग को फायदा होता है और बहुतों को हम्म। नुकसान होता है। बहुतों को नुकसान होता है। बहुतों को नुकसान होता है। जी। तो ये था। और इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ था, जो कि था कि हम्म रोजगार की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। क्योंकि हम्म। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, वो तो मेडिकल एंट्रेंस का है, आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर आप डॉक्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे। ऐसे भी जी। पेपर्स लीक हुए हैं या उनका मैनिपुलेट किया गया है, जो सीधे सीधे जॉब देते हम्म हैं। सर, एक कारण तो पेपर लीक का था, इसके बाद क्या आपने बताया कि और भी कुछ कारण थे, इसकी पृष्ठभूमि और भी हाँ, कहीं वो पड़ी मैं हुई कह है, रहा हूँ और बेरोजगारी। अलग अलग कारण। हाँ, हाँ। बेरोजगारी। बेरोजगारी, जी। क्योंकि देखिए हम्म हुआ क्या कि बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं जो कि जॉब के लिए हम्म दिए जाते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड हम्म कराता है। हम्म और हम्म अभी जो सिलसिला चला है पेपर लीक हम्म और एग्जामिनेशन मैनिपुलेशन के खिलाफ, मोदी सरकार के जी आने के बाद, उसमें सबसे जी बड़ा जो जी जी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, वो रेलवे बोर्ड के खिलाफ हुआ था। जी जी। ईस्टर्न यूपी और बिहार में भारी संख्या में स्टूडेंट हम्म सड़क पे उतरे थे। किसी पॉलिटिकल जी। पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। बर्बर दबन हुआ हम्म। था उनका। हॉस्टल में घुस घुस के बड़ा हुआ पुलिस ने हुआ। मारा था। तो ये जो है, ये कारण था कि स्टूडेंट्स के बीच में एक असंतोष भड़का हुआ था। और जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसके हम्म तुरंत बाद टीईटी का पेपर लीक हुआ, जो कि जॉब देता है, हम्म टीचर्स एलिजिबिलिटी हम्म टेस्ट महाराष्ट्र में। हम्म उसके पहले हम्म सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है हम्म एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम को लेके, वो व्यापम था। उतना बड़ा स्कैम हम्म आज तक इंडिया में हुआ ही नहीं है। हम्म और कितनों को आपने दे दिया सजा। तो ये हम्म जो है बेरोजगारी, शिक्षा का हम्म निजीकरण और एग्जामिनेशन हम्म प्रोसेस का मैनिपुलेशन, जो कि पेपर हम्म लीक को भी इंक्लूड करता है, ये तीन चीज थे हम्म जिसके चलते नौजवानों के बीच में एक व्यापक असंतोष था। हम्म। और ये जो कारण, ये जो रहे कारण, और उसके बाद में जब एक संघर्ष शुरू हुआ, हम्म, एक एक नई पार्टी आई, नए व्यक्ति आए, और नई तरह की एक व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, और जिनको हम जेनज़ी बोलते हैं, और कई प्रकार के उन्होंने जो पहले स्थापित तरीके थे प्रोटेस्ट के और ये संवाद के, उनको बदल कर अपनी तरह से नए सांचों में ढाला।
ये जो नई पार्टी आई, इसकी पार्टिसिपेशन और उसके अलावा जो और 2-3 धड़े इससे जुड़े हुए थे, सोनम वांगचुक जी थे, लेफ्ट के स्टूडेंट विंग्स थे, हुँ। ये सभी की और इसके साथ-साथ जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो और जितना भी विपक्ष था, हुँ। सभी की अलग-अलग भूमिकाएँ थी। तो आप इन सभी की भूमिकाओं को कैसे देखते हैं? पहली तो बात ये है कि मैं जेन ज़ी का शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, ओके। क्योंकि वो ना एक कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है और इसका हुँ, लिंक हुँ। जो है वो वेस्ट में जो सेंसस की प्रक्रिया है, वहाँ हर 10 साल पे वो एक नया जनरेशन देखते हैं, क्योंकि डाइसिनियल सिस्टम होता है सेंसस का, जो हुँ, यूरोप हुँ। में शुरू हुआ था, उससे फिर वो जेन एक्स, जेन वाई, जेन ज़ी करते हैं और वो जेन ज़ी हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। आपको जो उसका जो क्लास एंगल है उसको नहीं बता पाता है। इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ यूज़ करने के लिए विद्यार्थी और शिक्षित बेरोज़गार। क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षित बेरोज़गार जो है वो एक भौतिक क्राइटेरिया है, जिसको समझा जा सकता है, जिसके ऊपर आप लेकिन सर मैं अगर थोड़ा-सा इस पे इस बात पे आऊँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, कहीं इसकी बात नहीं हो रही है और इंडियन जो स्थापित मीडिया भी है, ये इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है और बच्चे भी इस बात में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और एक तरह की उसको उनको सुपेरिटी लग रही है कि ये वर्ड्स हाँ, बोलने में वो और होता है, कोई भी जो हाँ। फैशन में आ जाता है, क्योंकि देखिए वेस्ट जो है ना, इंटरनेशनल हुँ। पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए शगुफे छोड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। कभी एथनिसिटी, कभी हुँ। कलर्ड रेवोल्यूशंस, जैसा हुँ, हुँ, हुँ। वेस्ट एशिया में भी कराया था इन्होंने उन हुँ, 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 सरकारों को गिराने के लिए जिनसे वो सहमत नहीं थे। वही उन्होंने हुँ, जॉर्जिया में ट्राई किया, रशिया में भी ट्राई किया। हुँ, अब उसी हुँ, का एक नया नाम दे दिया है जेन ज़ी, हुँ, जिसका श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। अब बाकी का हुँ, तो मैं नहीं जानता, बांग्लादेश का तो मैं क्लियर हूँ कि उसके पीछे बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का हाथ था। हुँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हो गया, वेस्ट ने कर दिया, लेकिन जैसे आपने अपोज़ किया, तो जो शिक्षित वर्ग है उसने अपोज़ क्यों नहीं किया? नहीं व्हाई देखिए, दे आर साइलेंट इन दिस वो मैटर? अपोज करे चाहे नहीं करे, जिस तरह से वो एक्शन में आए थे, वो हुँ, क्लियरली दिखा रहा था कि एक यूनिफाइंग थ्रेड था उनके बीच में, और वो हुँ, 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 यूनिफाइंग थ्रेड सिर्फ एज और कल्चरल इडियम्स नहीं थे। ओके। उनका एक भौतिक लोकेशन है हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में, और वो भौतिक लोकेशन था एजुकेटेड यूथ, विद्यार्थी और बेरोजगार। और इसीलिए आप देखिएगा जो जमावड़ा जमा हुआ था जंतर मंतर पे, उसमें ऐसे भी लोग थे जो नीट कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन बेरोजगारी की उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, हाँ, हाँ। समझे ना? और फिर कुछ शिक्षित जी। विद्यार्थी थे जिनको नीट देने में अभी 4 साल है, क्लास 8 के 8th के बच्चे थे, क्लास 9th के हुँ, 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 बच्चे, हुँ, हुँ। जो 3 4 जी, 5 जी, साल जी। बाद नीट देंगे, वो भी आए हुए थे। हुँ, हुँ, जी। ठीक है, और जी, फिर आए थे। ऐसे भी लोग थे जो नीट के एस्पिरेंट्स थे। कुछ ऐसे भी लोग थे हुँ, जिनका एज खत्म हो चुका है, वो अब एमए, हुँ, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं। हुँ। ठीक है ना? जी, तो एक जो यूनिफाइंग जी। थ्रेड था, वो थ्रेड था हुँ, द क्राइ जो संकट है उच्च शिक्षा का और जो संकट है बेरोजगारी का, ये उनको हुँ, यूनाइट कर रहा था। अब अपना नाम वो हुँ, कुछ भी बुला दें, तो शेक्सपियर ने कहा है ना, हुँ, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी हुँ, अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। हुँ, या तो आप अपने आप या को या बेरोजगार विद्यार्थी कहें या जेनजी कहें, उससे जहाँ कोई को जो खास, जहाँ कॉकरोच कह लें। हाँ कुछ भी कह लें, उससे कोई खास हुँ। फर्क पड़ता नहीं है। तो ये तो क्या रोल कैसा रहा जो जो इनके साथ में समर्थन में थे, जो मैंने जो जैसे आपसे पूछा, उन हाँ, सभी की जो भूमिकाएँ हैं, कैसे देखते हैं आप उन हाँ, सबको? उसमें देखिए लोगों के बीच में जो असंतोष था, वो एक आंदोलन का शक्ल लेता है। हुँ, लेकिन हुँ। ये आंदोलन बाकी आंदोलनों से थोड़ा फ़र्क था।
अच्छा जी। थोड़ा फर्क था, क्योंकि जी। इस आंदोलन में किसी एक राजनीतिक संगठन या किसी हुँ, एक विचारधारा का वर्चस्व नहीं था। हुँ, तो इस तरह का जो आंदोलन होता है जहां पर विभिन्न राजनीतिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक विचारधारा एक साथ आते हैं, उनको कंपोजिट जी, मूवमेंट्स बोला जाता है। अगर ओके। 1960 के दशक की बात करेंगे, जब मैं हुँ, पैदा हुआ था, तो उस समय इसको हुँ, बोला जाता था यूनाइटेड फ्रंट, पॉलिटिक्स ओके। ऑफ यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है ना? तो हुँ, हुँ, यहाँ हम क्या पाते हैं कि ये जो मूवमेंट था, इसके 4 पृथक कंपोनेंट्स थे। ओके। एक था कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि जी, कॉकरोच सीजेपी। जनता पार्टी ने अचानक इलेक्ट्रीफाई कर दिया था इसको। सुप्रीम कोर्ट से हुँ, हुँ, कॉकरोच का नाम आया, उन्होंने कहा हम तो कॉकरोच हैं और हम एक साथ आ कॉकरोच गए ही तो हैं, तुम्हें ठीक है। बता हाँ। देंगे कि हम क्या हैं। हुँ, 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 ठीक है हुँ, ना? और फिर लोग जो थे, जिनकी अपनी-अपनी समस्याएँ थी, अपने-अपने असंतोष थे, उन्होंने उस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपनाया और उससे क्या हुआ कि भारत में विभिन्न जगहों पे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे लोगों ने आंदोलन किया और फिर दिल्ली में आए। तो ये एक कॉम्पोनेंट था। एक सेकंड कॉम्पोनेंट था जो था लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, जी, जी। और इसमें 4 स्टूडेंट ग्रुप्स थे जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आइसा, ओके। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अस एसोसिएशन, एसएफआई, हुँ, एआईएसएफ, हुँ, और एक हुँ, छोटा ग्रुप है लेकिन उसके स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं, केवाईएस। हुँ, और इनके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, एआईडीएसओ और ये सब। तो ये एक जी, दूसरा कंपोनेंट था। एक तीसरा ओके। कंपोनेंट था जो संसदीय पार्टियों का था। जी। इसमें आपको कांग्रेस हो गए, उद्धव ठाकरे हुँ, हो गए, शिवसेना, हुँ, यूपीटी, टीएमसी है, जी, समाजवादी हुँ, पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने जी, काफ़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इन ओके। तीनों का जो राजनीतिक लक्ष्य था जी, और राजनीतिक जो क्षेत्र था, वो अलग-अलग था। जी, तो इसमें जी, जी, आप देखेंगे कि जो सीजेपी था, उसका जो अंडरस्टैंडिंग था, वो सबसे लिमिटेड था। ओके। क्योंकि सीजेपी के पास शिक्षा के प्रति एक व्यापक उसका एक आलोचना नहीं थी, हुँ, 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 और वो एक ही चीज़ पे फ़ोकस था, नीट का पेपर का हुँ। लीक। और ये लीक बार-बार हाँ, खुला। ज़्यादातर हाँ, और उसके और चलते उसके साथ ये एक मैं ऐड ऑन कर दूँ कि वो जो शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफ़ा है धर्मेंद्र प्रधान का, ये 2 बातें वो लगातार कर रहे थे। हाँ, यही था, उस पे मैं आने वाला था 2 मिनट में। हुँ, तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जो मेजर डिमांड था, वो नीट से जी, संबंधित था, और जो 3 डिमांड जी, इन्होंने दिए, 3 में से जो 2 जी। डिमांड थे, वो नीट से संबंधित थे। हुँ, हुँ, हुँ। पहला था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेज़िग्नेशन हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया, तो जी। उनकी जवाबदेही बनती है। हुँ, दूसरा था कि नीट के पर्चा लीक होने के बाद जो 22 या 25 बच्चों ने आत्महत्या की थी, 25। सुसाइड कर लिया, हाँ जी। हाँ, उनको मिलना चाहिए उचित मुआवज़ा, और 1 करोड़ का वो हुँ, माँग कर रहे थे। और तीसरा था कि जो हुँ, बच्चे आए थे उन हुँ, आंदोलन में, उनके ऊपर किसी प्रकार की हुँ। पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये 3 नहीं उनका होगी, हाँ जी। डिमांड था। और हुँ, इनका जो बेसिक लक्ष्य था कि प्रधान हट जाए, बाकी बात हम हुँ, नेगोशिएट कर लेंगे। और इसीलिए आप ओके। देखेंगे कि प्रधान जब आए, हटे, तो उन्होंने फॉर हुँ, इमीडिएटली धरना को कॉल ऑफ कर दिया, जो मुझे लगता है हुँ, रणनीतिक रूप से थोड़ा गलत था, क्योंकि 2 दिन रुकने में कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि मंडे को हुँ, हुँ, सत्र हुँ, शुरू हो रहा था। वो हुँ, कह सकते थे ना कि ट्यूसडे को आपने देने का वायदा किया है, हम ट्यूसडे तक रुकते हैं, आप ट्यूसडे को दे दो। हुँ, हुँ, सैटरडे को हुँ, उठाने की क्या ज़रूरत थी? हुँ, सैटरडे को उठ गया, दबाव हट गया, अब आप देख लीजिए वो दे नहीं रहे हैं। हुँ।
इस बात पे कुछ लोगों ने आशंका भी की थी कि केवल ये पार्टी एकदम से आई है, ये एकदम से लाइमलाइट में आ गई और सिर्फ़ और ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफे तक ही सीमित है, तो उससे क्या होगा? नहीं, इससे ये भी कुछ लोगों ने इसको मैं सवाल कोई उठाए। खास अजूबी घटना नहीं मानता हूँ, क्योंकि कॉम्पोजिट जब भी मूवमेंट होता है ना, उसमें कुछ हुँ, विचारधाराएं सीमित होती हैं, कुछ व्यापक होती हैं। और ओके। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है, जो सीमित विचारधारा होती है वो मार्जिनलाइज होते जाती है। जैसे वांगचुक साहब, ये देखिए जो 3 संगठन मैंने बताया, इन तीनों ने अपना अपना जो कार्यस्थल था उसको डिमार्केट किया हुआ था। जैसे जहां वांगचुक साहब बैठे थे अनशन पे, वहां लेफ्ट स्टूडेंट्स को अनशन पे नहीं बैठने दिया था। उन्होंने बगल में अपना प्लेटफॉर्म बनाया था। और फिर वांगचुक साहब ने जो संसदीय पार्टियां थी ऑपोजिशन की, उनको ये आलोचना भी की थी, विशेष रूप से कांग्रेस पे। और जो कांग्रेस था वो अपना पैरेलल एक मोबिलाइजेशन कर रहा था। कोटा में किया था, हुँ। उत्तराखंड में किया था, पटना भी उसको जाना था, लेकिन चूंकि वहाँ चुनाव हो गया तो वो वहाँ गए नहीं। और जो लेफ्ट हुँ, स्टूडेंट्स हुँ, ग्रुप हुँ। थे, उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया हुआ था, जहाँ से वो उच्च हुँ, शिक्षा नीति की जो उनकी आलोचना है उसको कर रहे थे। हुँ, एआईएसएफ ने बकायदा अपने लिटरेचर का वहाँ पे एक हुँ। स्टैंड भी लगा रखा था, लोगों के बीच में हुँ, हुँ, हुँ। अपनी जो बात है उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इन जी। 3 अलग-अलग प्रवृत्तियों के बावजूद आप देखिए, जो मूवमेंट था वो टूटा नहीं। हुँ, उसका हुँ, कारण बिल्कुल। क्या था कि स्टूडेंट्स जो थे वो ये नहीं देख रहे थे कौन बुला रहा है, वो जी। ये देख रहे थे किस बात पे बुला रहा है। और वो बात अगर हुँ, उनकी है तो वहां वो चले जाते थे। हुँ, सीजेपी ने दिल्ली में बुलाया, वो चले आए। कांग्रेस ने कोटा में हुँ। बुलाया, वो चले गए। उत्तराखंड में हुँ, कांग्रेस ने हुँ, बुलाया, वो चले गए। आयशा हुँ। वालों ने जेएनयू एसयू में बुलाया, लोग चले आए। तो जी, ये था। और ये जो एक स्पॉन्टेनियस एलिमेंटल एलिमेंट था, प्राकृतिक एलिमेंट, ओके, ठीक है ना। और ये जो ओके। प्राकृतिक एलिमेंट हुँ, होता है वो किसी एक विचारधारा से बंधा नहीं होता है, हुँ। ठीक है ना। जैसे किसान आंदोलन भी हुआ था अभी, जो सामान्य जी। किसान आए थे वो किसी संगठन के प्रति थोड़ी कटिबद्ध थे। उनकी तो अपनी हुँ, हुँ, समस्याएं हुँ। थी, जो उनकी बात करेगा उनके साथ जी, वो रहेंगे, जो जी, उनकी बात जी, नहीं करेगा उसके साथ वो नहीं रहेंगे। जी। इसीलिए जब वांगचुक तो साहब ने क्या आपको आपको क्या लगता है इतनी अलग धाराएँ होने की बावजूद भी ये सर्वाइव कैसे कर गया? दो और कारण। दूसरी बात जी, नहीं जी, नहीं, जी। पूछ लीजिए आप। और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अदर्स इसके साथ बैकअप में थे, जहाँ स्पोर्टिव स्पोर्टिव रोल में थे, जो अलग-अलग दल आपने बताया और कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग वहाँ पे प्लान्ड भी थे, लेकिन उसके बाद में भी सर्वाइव करना और पुलिस की जो बर्बरता देखने को मिली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए पुलिस की बर्बरता से ही शुरू करते हैं। जी। पुलिस की बर्बरता से ही शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए जब से बीजेपी आई है सरकार में, बीजेपी के हुँ, नेतृत्व वाली एनडीए, जी। उसका जनतांत्रिक आंदोलन के प्रति जो रवैया है वो या तो ये है कि हम इग्नोर कर देंगे, हुँ, हुँ, हुँ। हंगर स्ट्राइक पे बैठो, भूखे मर जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसा हुँ। आईआईटी के प्रोफेसर थे, गंगा जी, सफाई जी, के जी, लिए जी। 119 दिन हुँ, बैठे हंगर थे। स्ट्राइक पे बैठे, हुँ, गुजर गए। हुँ, जी। इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और जहां हुँ, पे ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो ये फिर दमनकारी नीतियां अपनाते हैं। और ये भी कोई अजूबा हुँ, हुँ, नहीं है। हुँ। आप देखिए उन्होंने किसानों के हुँ। साथ क्या किया था, हुँ, हुँ, किस हुँ। तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया था। वो टकैत हुँ, को हुँ, तो हुँ। उसके मतलब उसकी दाढ़ी पकड़ के खींच के उतार दिया था। हुँ, हुँ। तो वो हुँ, तो 700 लोग शहीद हो गए 700 उसमें। लोग शहीद हुए। और जब दूसरी बार हुँ। आया तो गोली चला दी थी। हुँ, 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 हुँ। जब शंभू बॉर्डर पे नौजवान था, 20-22 साल का लड़का था, वो गुजर गया हुँ, था, हुँ, हुँ, किसान था। हुँ। जी, तो जी, ये सरकार जो है, ये पब्लिक प्रेशर को कोई तवज्जो देती नहीं है। और जो जी। दमनकारी नीति इन्होंने अपनाई उसका कारण था। हुँ।
और बहुत हम्म। रोचक कारण था, क्योंकि जी। इनको पहले क्या लग रहा था कि ये सीजीपी को मैनेज कर लेंगे, ओके। और सीजीपी को मैनेज इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि वांगचुक साहब की जो धर्मपत्नी है उनका एक हिंदुत्ववादी रुझान है, तो उनको लग रहा था हम मैनेज कर लेंगे। वो हुआ नहीं। हम्म। और क्यों नहीं ओके। हुआ? क्योंकि वहां सिर्फ सीजेपी नहीं आई, हम्म। लेफ्ट भी पहुंच गया और बाहर से संसदीय पार्टियां भी पहुंच गई, और कुछ तो जी धरने के स्थल पे भी पहुंच गई। तो इससे क्या हुआ कि ये उनका जो रणनीति था वो फेल कर गया, क्योंकि अगर जी जी। मल्टीपल पोल्स होते हैं लीडरशिप के, तो अगर आप एक को मना भी लो तो बाकी पोल्स जो है वो मूवमेंट को आगे बढ़ा लेते हैं जब तक जन समर्थन है वहां पे। तो यही कारण है, डिसेंट्रलाइजेशन का एक फायदा भी होता है ये। यही यही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर जी आप केंद्रीय सत्ता के से लड़ रहे हैं, तो अगर आप जी उसी के लॉजिक से लड़िएगा तो आपको वो हरा देगा, क्योंकि उसके पास शक्ति जी का जी जी। संचय ज्यादा है। अगर आप डिसेंट्रलाइज हम्म। फॉर्म में लड़ते हैं तो फिर आ, वो आपको रोक नहीं सकता है। और यही कारण जी। है कि ये जो मल्टीपोलर लीडरशिप का स्ट्रक्चर था, उसके चलते हम्म। ये पॉसिबिलिटी कि वो लीडरशिप के ऊपर दबाव डाल के या उसको खरीद के हम्म। या उसको प्रताड़ित करके हम्म। अपनी बात मनवा लेंगे, वो हम्म। इनके हाथ से निकल गया। हम्म। और तब इन्होंने हम्म। फिर दमनकारी नीति अपनाई, और दमनकारी हम्म। नीति उल्टी बैठ गई, क्योंकि सर मैं इससे पहले ना एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सवाल रेज़ कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरी है इसके बारे में बात करनी। जब ये दमनकारी नीति अपनाई गई, तो इतने जो पक्ष थे इसको सपोर्ट करने वाले लीडर्स थे, उनमें से बहुत ज़्यादा जो लीडर्स थे वहाँ पे उसको कोई भी टैकल करने वाला नहीं था। जो डंडे खाने के लिए आम स्टूडेंट्स और जो आम लोग वहाँ पे आए थे, सबसे ज़्यादा बर्बरता का शिकार तो वो हुए। वांगचुक साहब को वो पहले ले गए, और अभिजीत दीपके वहाँ पे वो ट्रक पे थे, और जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट एक दो और थे, उनकी वीडियोस वायरल हुई कि वो बर्गर खा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब जो हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप नहीं, एक्सप्लेन उसमें करें। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जो सारे संगठन थे उनका सांगठनिक ढांचा अलग था, उनके राजनीतिक उद्देश्य अलग थे, क्योंकि हम्म। सीजेपी वो टैक्टिक्स अपना रही थी जो आपने अपनाया था। हम्म। और तो क्या आपका सेकंड वर्जन बोल सकते हैं उसको? कार्य पद्धति में तो है, हम्म। क्योंकि अपर मिडिल क्लास के ऊपर फोकस्ड है, जॉब हम्म। एस्पिरेंट्स के ऊपर फोकस्ड है। और यही कारण है कि आप भी जो थी दिल्ली को उसने अपने राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बनाया था, ये भी सिर्फ नीट पे फोकस्ड हैं, जो मोस्टली अपर मिडिल क्लास वाले देते हैं। और जी। राजनीतिक गतिविधि का केंद्र किसको चुना? दिल्ली को चुना। हम्म। ठीक है ना? तो और आप देख लीजिए, जी। इसका एक कारण है क्यों चुना, क्योंकि दिल्ली में हम्म। मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम प्रोपेगेंडा मिलता है। दिल्ली में हम्म। जितना बड़ा आंदोलन हुआ, उससे कम बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में नहीं हुआ, उससे कम बड़ा आंदोलन बिहार में या बंगाल में नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े आंदोलन। लेकिन सेंटर पॉइंट दिल्ली बन गया और लाइमलाइट में ज़्यादा हाँ, ये वो रहा। वही है, क्योंकि केंद्र के हम्म। यहीं पे सारे मीडिया वाले भी केंद्रित हैं, सारे सोशल मीडिया वाले भी हम्म। केंद्रित हैं। तो आपको ना मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम प्रोपेगेंडा वैल्यू मिलता है, और जो पॉलिटिक्स का माइंड स्पेस है उसको आप ऑक्यूपाई कर लेते हो। लेकिन जो लेफ्ट लीडरशिप था वो मार खाए थे, और ठीक ठाक खाए थे, टांग वांग ठीक तोड़ मार दी। का ही तो उन्होंने। हाँ, टांग वांग भी अच्छा। तोड़ दी थी। और बिहार में तो आयशा के एक्टिविस्ट पे AK-47 चला दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 3 बच्चे या और उसका बाद में ये भी वैसे तो थोड़ा इस परिपेक्ष में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि
जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज क्या जैसे नामों से उपाधि देते हैं, वहाँ पे AK-47 चल जाती है और उसका सारा ब्लेम एक सिपाही पे डाल दिया जाता है कि उसने चला दी थी, और DM जो और SSP जो वहाँ के बड़े अधिकारी थे वो उससे बरी हो जाते हैं। हाँ। तो ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या वो अपने घर से लेकर आया था AK-47? नहीं, वो तो इशू है। ये तो जो भी पॉलिटिक्स जानता है उसको मालूम है, आर्म्स इशू किए जाते हैं। और अगर आपको जी जी डंडा जी, चलवाना है तो डंडा देते हैं, बंदूक चलवानी है तो बंदूक देते हैं। बंदूक देते हैं, बिल्कुल। ये तो सिंपल लॉजिक है। तो हम्म। ये था, तो ये तो देखिए पेलेट गन यूज किया था, पैलेट गन, जी और बिल्कुल। पेलेट गन का इसके पहले यूज हुआ था कश्मीर में। तो क्या यही बात हो रही है सब जगह? तो मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या आप रिकॉग्नाइज करते हो कश्मीर को में भी वहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे नहीं चल सकता? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी जनता की आवाज उठेगी वहां ये चलाएंगे। इसीलिए हम्म। कश्मीर में चला और यहां भी चला। मैं तो उल्टा कह हम्म, रहा हूं, क्योंकि देखिए जी। जहां भी जनता की आवाज उठेगी। मैंने तब ये बात बोली क्योंकि आप ऐसा उल्टा कह रहे हो, लेकिन बहुत जो अपने आप को शिक्षित वर्ग मानता है वो ऐसा नहीं बोल रहा है, और नहीं, उतनी वो अगर बोल रहा है तो बहुत धीमी आवाज में बोल रहा है। लोग को ना राइट्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत गड़बड़ है। एक बात लोग हम्म। को समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं किसी भी जनता के अधिकारों का किसी भी क्षेत्र में अगर हनन होगा और आप जी, चुप रहोगे या उसका समर्थन करोगे तो फिर आपका भी होगा। एक दिन आपके भी नंबर वो आ हाँ, जाएगा जो क्योंकि पहले आप हाँ, देखते हो। एक दिन आएगा जिस दिन आपने अपनी बात खड़ी की, उस दिन आप जी। सोच लो आप पे हम्म। मतलब आएंगे जद ये कहीं सब और कुछ घर उन जद। विद्यार्थियों के बाद आप भी उसके अगले शिकार हो हाँ, सकते हो। आएंगे तो जद, चलिए, जो और अभी भी हम घर करंट जद में, सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ आते हैं जिस अपना पे आप मकान बात कर थोड़े रहे ही थे। है। जी जी जी। हाँ, तो तो करंट सिचुएशन पे आते हैं, जो आप बात कर रहे थे कि जो बहुत सारा जो लीडर्स का रोल था उस पे हम आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें देखिए जो 3 डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, इन तीनों का लक्ष्य अलग है। लेफ्ट के बच्चों ने मार खाई, आपने बोला लेफ्ट के जो हाँ, वो स्टूडेंट मार खाए। लीडर्स थे उन्होंने हाँ, मार खाई। वो है एक बात। हम्म। राहुल गांधी को भी हम्म। उठा के जेल में ले गए, अखिलेश यादव को उठा के थाने में ले गए, मुंबई में बच्चों को पकड़ लिया था और फिर उनको धमकी दी थी दोबारा आओगे तो नारकोटिक्स एक्ट में अंदर कर देंगे। ये तो सब है, सब जानते हैं। बंगाल में गुंडा एक्ट लगाने की धमकी दी थी। दी, बिल्कुल। हाँ, तो ये तो देखिए जब सरकार गैर जनतांत्रिक हो जाती है तो जनतांत्रिक मूल्यों को वो कोई तवज्जो देती नहीं है। और हम्म। मेरा तो ये बहुत क्लियर कट मानना है कि जो एनडीए पार्ट 2 है, ये जी। भारत के राज्य को एकदम फांसीवाद के नजदीक ला चुका है। बस एक एक कंपोनेंट की कमी है। वो कंपोनेंट ये है कि कुछ ऐसे प्रांत हैं इंडिया में जो कि इसके चपेट में आ नहीं रहे हैं, हम्म। जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, पंजाब, हम्म। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य तो जहाँ। सर अगर 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 हम बात अपने विषय पे आगे बढ़ाएं तो वो जब दमन हुआ उसके बाद में तादाद बढ़ी, लोग अचानक से और भीड़ जुटना वहाँ पे शुरू हो गई, और उसके बाद का जो जो उनकी कारगुजारी है लोगों की और बच्चों की, और जो अलग अलग संस्थाओं की, समूहों की, उसको उसको थोड़ा सा परिभाषित कीजिए, हाँ, उसको हाँ, उसके बारे में बताइए कि वही वो मैं उसको करना कैसे चाह रहा देखते हो था, आप। फिर आपने ये सवाल पूछ लिया तो हम्म। इसको एक्सप्लेन करने लगा मैं। क्योंकि जी देखिए जो 3 मैंने बताया ना, 3 राजनीतिक प्रक्रियाएं थी। तो जी। जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो बेसिकली ये चाह रहा है कि प्रशासन में आप ट्रांसपेरेंसी लाओ। हम्म। जो प्रशासनिक ढांचा है उसको आप ट्रांसपेरेंट करो। हम्म। अब देखिए कितना सिमिलर है ये आपसे डिमांड, क्योंकि आपका डिमांड क्या बिल्कुल था बिल्कुल। कि आप लोकपाल हम्म। नियुक्त करो जी। हम तो जानना चाहते हम्म। हैं कि सरकार के पैसे को, जनता के पैसे को सरकार खर्च कैसे करती है, ट्रांसपेरेंसी। हम्म। और सीजेपी जी। भी बोल रही थी ट्रांसपेरेंसी।
आपका जनाधार क्या था? एजुकेटेड ऑफिस गोइंग पीपल, जो लास्ट तक उसका रीढ़ की हड्डी थी दिल्ली के अंदर। सीजेपी जी का जनाधार क्या था? वो नीट के अभ्यर्थियों को अपना जनाधार बना रही थी, जो मिडिल क्लास जी अपवर्ड है। हम्म दोनों ने अपने संगठन का लोकेशन कहाँ किया? दिल्ली में, दिल्ली ताकि में जी उससे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें उनका फुटप्रिंट बढ़े, और उसके जरिए फिर हम्म वो अपने एक राजनीतिक संगठन को खड़ा करें, जैसा केजरीवाल ने किया। हम्म सीजेपी अभी कर नहीं हम्म पाई है, लेकिन वो करना चाह हम्म रही है। तो ये जो मॉडल है, आपको लगता है दिल्ली में अगला वो जो इलेक्शन आ रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? संगठन बनाएंगे तब ना। हम्म अभी तो संगठन बन नहीं पाया है, क्योंकि जिन वांगचुक हम्म को जिनको लाए थे, उन्होंने हम्म समय के पहले ही कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे हम्म जो जनमानस था उसके प्रति अरुचि, उनके प्रति उसकी अरुचि हो गई। क्योंकि जिस तरह से वो डाइल्यूट करने लगे थे प्रधान के रेजिग्नेशन को लेके, इस्तीफे की बात, हाँ हाँ, बिल्कुल। इस्तीफे की बात को लेके, ये सब तो हम्म देखिए, कोई दो मूवमेंट ना एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सब हाड़ मांस के लोग करते हैं, और उसमें जो है को कभी सक्सेसफुल होता है, कहीं आपने व्यक्तिगत रूप से गलतियां कर दी तो फिर आप फेल कर जाते हो। सेकंड है जो लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन थे, इनका पॉलिटिक्स बहुत रोचक है, और ये समझने की जरूरत ओके है। जी क्योंकि लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड है, जैसे हम्म एबीवीपी एफिलिएटेड है बीजेपी के साथ, उसी तरह से हम्म लेफ्ट यूनियंस भी कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ एफिलिएटेड है। जी और इनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो एक क्रिटिक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं हायर ओके एजुकेशन का, जिससे उनको उम्मीद है कि जो युवा शक्ति है वो उनके पास हम्म आएगी, और अगर उनके पास आती है तो उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम है, एक जी समानता और समता पर आधारित भारत की स्थापना, उसमें उनको मदद जी मिलेगी। लेकिन फिर ओके सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बड़ी नहीं है, जैसे केवाईएस हम्म बहुत छोटा ग्रुप है, हम्म ठीक है ना। हम्म एआईएसएफ के पास हम्म सीपीआई है, लेकिन सीपीआई कमजोर पड़ गई है। एसएफआई हम्म के पास सीपीएम है, संगठन तो उनके पास है लेकिन अभी कहीं वो है नहीं। तो हम्म ये लोग अपने एक तो राजनीतिक संगठन को एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, और साथ ही हम्म साथ जो मेजर विश्वविद्यालय है जहाँ छात्र चुनाव होते हम्म हैं, वहां पे इस हम्म आर्ग्यूमेंट को लेके जाना चाह रहे हैं। तो इनका अटेम्प्ट ओके है टू डिसेंट्रलाइज द मूवमेंट। वो हम्म सिर्फ दिल्ली में जंतर पंतर पे केंद्रित ना हो, बल्कि हम्म वहां पहुंच जी जाए जहां पर छात्र मौजूद है। जी ये बहुत बड़ा फर्क है सीजेपी में और लेफ्ट मोबिलाइजेशनल टैक्टिक्स में, और आप देख लीजिएगा हम्म कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में ये मुद्दा यूज होगा, हम्म और इस पे बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल डिबेट्स होंगे। इसके अलावा बिहार में वो चाह रहे हैं कि जो आयशा को जन समर्थन मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो वहां जो पॉलिटिक्स इनकी चल रही है सीपीआईएमएल लिबरेशन की, उसको बल मिले। जो संसदीय पार्टियां हैं जी उनका लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि जी संसदीय पार्टियों में एक पार्टी तो है जो कि प्रांतीय स्तर पे अभी काफी मजबूत है, सपा, जी जी लेकिन सत्ता से वो बाहर है 10 साल जी से, और उसको ये भी जी मालूम है कि वापस अगर सत्ता में आना है तो उसको अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा। हम्म तो जो छात्र आंदोलन है उस वो उनके लिए एक सुनहरी मौका है अपना जन आधार बढ़ाने का, ऐसे जातियों और वर्गों में हम्म जो सपा के साथ नेचुरल कोर्स ऑफ हम्म पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं। हम्म कांग्रेस का समस्या कुछ और है। हम्म कांग्रेस का समस्या ये है कि इमरजेंसी के बाद
कांग्रेस के जनाधार में लगातार गिरावट की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। ओके। कुछ ऐसे समुदाय जो पहले कांग्रेस को वोट करते थे अब दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। जो अपर कास्ट थे वो बीजेपी के पास चले गए हैं, हाँ, जिसके चलते बीजेपी आप के क्या पास, बिल्कुल। देखेंगे कि हर चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम हो जा रही हैं और अभी जाके बढ़ी तो 99 पे रुक गई। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लीडरशिप के लिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडिया में जो जब भी एक सेंट्रल फोर्स के खिलाफ अलायंस बनता है वो रीजनल पार्टीज प्लस वन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे इमरजेंसी में ओके। आप देखेंगे रीजनल पार्टीज थी और बैकग्राउंड में हम्म आरएसएस था और हम्म आरएसएस के पास पैन इंडिया मोबिलाइजेशन था, जिसके चलते हम्म वो जीत गए। कांग्रेस का भी समस्या क्या हम्म है कि वो अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक वायबल हम्म लीडरशिप ऑपोजिशन को दे पाए, और इसीलिए आप देखिएगा कि जो इंडिया अलायंस हम्म है वो बहुत अनस्टेबल अलायंस है। तो कांग्रेस के हम्म लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नौजवान लोगों के बीच में पुनः अपने संपर्क को बढ़ाए। और आप हम्म देखिएगा कि कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जहां भी जन आंदोलन हो रहे हैं किसी हम्म तरह से कांग्रेस पार्टी को उसके नजदीक लाने की कोशिश की जाए। किसान आंदोलन हम्म हुआ था तब भी राहुल गांधी ने कोशिश किया था, कोविड के दौरान भी हम्म किया था और अभी भी वो कर रहे हम्म हैं। और अगर हम्म। इसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इंडिया अलायंस भी सक्सेसफुल होगा। शिवसेना अच्छा, अगर सर यहाँ यहाँ की अब करंट सिचुएशन जो है उस पे हम बात कर रहे हैं, अब वहीं पे हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे कि जब ये जो हुआ उसके बाद की ये सिचुएशन हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में फिर से भी उन्होंने बोला कि अलायंस भी हो गया, बात भी हो गई कि जो अभी नए किसी स्टूडेंट पे पर्चे नहीं होंगे, पुराने जो हैं वो रद्द हो गए। तो उसके बाद की सिचुएशन को अगर हम थोड़ा सा देखें, हम्म, ये इसको आप कैसे देखते हैं? इस बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए अभी जो है जो छात्र आंदोलन हुआ था, हर हुँ, आंदोलन का फेजेस आता है। एक चढ़ाव हुँ, का जी, फेज होता है, फिर एक स्थिरता हुँ, का फेज होता है। तो चढ़ाव का जी, फेज था 25 तारीख तक, और जी, उस चढ़ाव के फेज में ऑपोजिशन पार्टीज को काफी फायदा हुआ है। क्यों जी, आप देखिएगा कि जो सड़क से पॉलिटिक्स का प्रेशर इमर्ज किया जी, उसने संसद के पॉलिटिक्स को प्रभावित कर दिया। जी, और आप देखिएगा कि आंदोलन होने के पहले क्या कहा जा रहा था। आंदोलन हुँ, होने हुँ, के पहले ये कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन होगा, पार्टियां तोड़ी जा रही थी बड़े हुँ, पैमाने पे। अब जो है हुँ, हुँ, सारा हुँ, कुछ फोकस कर गया है एजुकेशनल रिफॉर्म और छात्रों के ऊपर हुँ, दमन को लेके। और यही हुँ, कारण हुँ, है कि ऐसी स्थिति में जब एनडीए ने लगभग 3/4 मेजोरिटी प्राप्त कर ली है, ऑपोजिशन को फिर हुँ, भी संसद के अंदर पॉलिटिक्स करने का जो स्पेस मिला वो छात्रों हुँ, के आंदोलन के चलते मिला 25 तारीख। हुँ, अब हुँ, 25 तारीख को तो ये फेज कल्मिनेट कर गया। अब ये हुँ, हुँ, फेज कल्मिनेट कर गया, उसके बाद अब एक सेकंड फेज चालू हो रहा है। जी, और सेकंड फेज जो चालू हो रहा है वो इसको लेके हो रहा है कि छात्रों के ऊपर जो पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है, जिस हुँ, पे हुँ, अब बीजेपी कह रही कि हम किसी पे नहीं करेंगे। अब आप ना हुँ, स्टेटमेंट को थोड़ा डिकोड कीजिए, इसका मतलब क्या है जी, कि पुलिस हुँ, का कोई उत्तरदायी नहीं है, हम आपको छोड़ देते हैं, लेनी देनी भूल चूक। हुँ, 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 छात्र तो कह रहे हैं कि जिसने हमको पिटवाया है उसकी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बता। कटघरे में लाई अभी। हाँ हाँ, हाँ। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो सेकंड फेज अब मूवमेंट का होगा वो स्टेट के हुँ, अकाउंटेबिलिटी पे होगा हुँ। कि स्टेट की। और बीजेपी की जो सरकार है वो अलग तरह से एक दो नैरेटिव चलाने की भी उसकी बातें हो रही हैं कि
जो एससी और बीसी कैटेगरी को जो मिल रहा है आरक्षण, उसके खिलाफ जो एक आंदोलन और इस तरह की कुछ बातें भी चल रही हैं। और अलग से जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, अभी उन स्टेट्स में कुछ इस तरह की हलचल देखी जा रही है कि ये इनमें पेपर लीक हुए, अभी उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय हो। ये सबको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी देखिए, अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये तो देखिए बेसिकली इसको अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाट अबाउटरी, हम्म कि हमें क्या बोल रहा है, तुमने भी तो किया था, और 10 साल पहले तुमने ये किया था, और 6 महीने पहले तुमने ये हम्म किया था, यानी कि तुमने भी गलती हम्म किया, हमने भी गलती किया, इस हमाम में हाँ तो सभी नंगे हैं, लेनी देनी भूल चुके। हम्म हम्म तो ये चल रहा है बीजेपी का, इससे वो बच नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि बेरोजगारी, उच्च शिक्षा का संकट, ये दोनों केंद्रीय नीतियों का परिणाम है, और उसी केंद्रीय नीतियों में संभ्रांत तबकों को और फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया जाता है, क्योंकि पेपर लीक मामूली आदमी उसका फायदा नहीं उठा सकता है। 10 लाख 20 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं लेने के लिए। जी तो जो जी संपन्न जी जी लोगों हैं उनको फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, तो वो एक कंपोनेंट है। एक लार्जर जो हम्म कंपोनेंट है वो ये है कि जिस तरह से आपने जितने भी सोशल सेक्टर थे उसका निजीकरण किया है, उससे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, उसको जो हम्म राज्य से एक संरक्षण प्राप्त था वो खत्म हो गया है, और राज्य उसको हम्म कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। हम्म इसके चलते प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो ये कितना भी आप वॉट अबाउटरी कर लें, मैं आपको कोरे हम्म कागज पे लिख के दे सकता हूँ। हम्म 5 राज्य हैं जहां ये आंदोलन को खिसका नहीं पाएंगे: अच्छा। बंगाल, बिहार, बंगाल। जी। यूपी, महाराष्ट्र, हम्म तमिलनाडु। हम्म क्योंकि नीट के ओके खिलाफ जो पहला आंदोलन उभरा था वो तमिलनाडु में उभरा था, और ओके इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो सेकंड फेज होगा ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज होगा, हम्म क्योंकि ये राज्य के सेंट्रलाइजेशन के प्रक्रिया को डुप्लीकेट नहीं करेगा, बल्कि वो हम्म रीजनल स्ट्रेंथ को जनरेट करके सेंटर पे प्रेशर डालेगा। हम्म और मैं बहुत ही उत्सुकता से देखना चाह रहा हूं कि ये आंदोलन इसको लेके कहाँ जाएगा, क्योंकि सर, और जो सीजेपी है और जो अन्य दल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर सीजेपी के आप बस उनकी का ये भूमिका नहीं है। को कैसे देखते हो? सीजेपी के बस का ये है नहीं, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि सीजेपी आपके प्लेबुक को फॉलो कर रही है, क्योंकि आप जो है हर चीज के सॉल्यूशन का प्रशासनिक और कानूनी रास्ता खोजती थी। जी 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 ठीक है ना, कि कोर्ट में बहुत समय जी लगता है, आप अपेलेट बॉडीज बनाओ। ये प्रशांत भूषण का पेट स्कीम हुआ करता था कि अपेलेट बॉडी होनी चाहिए। तो जी अभी भी आप देख लीजिए जो पुलिस का दमन हुआ है, इस पे सीजेपी क्या क्या रहा हम्म है कि हम वेबसाइट बनाएंगे, हम्म लोगों का क्या क्या हुआ है वो करेंगे और लेके कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे हम्म तो 20 साल का आपका कोर्ट का होगा, यानी कि वो हम्म गैर जनतांत्रिक बर्बरता का समाधान राजनीति में नहीं ढूंढ रहे हैं, उसका प्रशासनिक और न्यायिक समाधान ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बयान किया है। क्योंकि ये जो अब जो प्रांतीय स्वरूप उभरेगा आंदोलन का, वो सीजेपी कर हम्म नहीं पाएगी। उसका कुछ तो उनकी विचारधारा की सीमाएं हैं, जो कि आपके हम्म विचारधारा की तरह एक बहुत ही सीमित विचारधारा है। दूसरा, उनकी बहुत हम्म सांगठनिक सीमाएं हैं। हम्म उनके पास एक व्यापक संगठन का तंत्र भी है नहीं। हम्म ठीक है ना, तो ये जो हम्म पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, ये तो एनजीओ टाइप का बात है, कैंपेन एंड हम्म एडवोकेसी टाइप का, सिविल लिबर्टीज टाइप का, कि आप हमें कंप्लेन दीजिए, हम आपको वकील प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको तो जी वकील प्रोवाइड कर दोगे, उसके फादर को जॉब से हम्म निकाल के सड़क पे गोली मार देगा, तब क्या करोगे? आपको पता है ना, हम्म यूपी में
बच्ची का रेप भी कर दिया और फिर परिवार वालों को भी मरवा दिया। जी, 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 तो फिर जी। आप क्या कर लोगे? हुँ, क्योंकि जो हुँ, हुँ, हुँ। राजनीतिक समस्याएं होती हैं उसका समाधान हमेशा राजनीतिक होता है। उसका जी। समाधान तो प्रशासनिक और न्यायपालिका में नहीं होता है। जी। सर, अगर आगे की हम बात करें, अभी बीजेपी जे पहला जो इस्तीफ़ा उसकी गवर्नमेंट में आया, जिसके बारे में पहले राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला भी था कि भैया इस गवर्नमेंट में इस्तीफ़े नहीं होते हैं। हम्म, तो जैसे अभी ये एक शुरुआत हुई है और लोग बहुत उत्साह में हैं, हम्म। तो अभी बीजेपी के आगे क्या चुनौतियाँ और कि वो कैसे आपको लगता है कि आने वाले सिचुएशन को टैकल करेंगे? किस तरह की उनकी जो रह सकती है रणनीति आगे की? देखिए, ऐसा है कि काफी दिनों से राजनीतिक प्रक्रियाओं को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि बीजेपी एक जी। ऐसी पार्टी है, वो तभी तक काम करती है जब तक उस पर दबाव बना रहे। हुँ, मैंने हुँ, अपने हुँ। बहुत मित्रों को बताया है कि बीजेपी जो है ना, टूथपेस्ट ट्यूब के जैसा है। प्रेशर डालोगे तो ओके। पेस्ट मिलेगा, प्रेशर हटेगा तो पेस्ट बंद। हुँ, तो बंद हो जाएगा। हाँ, और ओके। वो ना कितने बार हुँ, प्रेशर रिलीज करने के लिए टैक्टिकल रिट्रीट मारते हैं। क्योंकि देखिए, हुँ, जब फार्म लॉज लगे थे, 3 काले कानून, कृषि हुँ, कानून, हुँ, हुँ, तब भी कहा हुँ, था कि अब तो हो गया, अब नहीं बदलेंगे। हुँ, फिर किसान अड़ हुँ, गए, 750 मर गए, फिर भी नहीं गए। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम बदल देते हैं। उसके बाद कुछ किया? एमएसपी का आज तक उन्होंने वैधानिकता प्रदान नहीं की। ठीक इसी तरह से प्रधान को रिजाइन करा के इन्होंने जंतर मंतर खाली करा लिया। और प्रधान का जो रिप्लेसमेंट लाया है वो प्रधान पार्ट 2 है। क्योंकि जी। वो भी आरएसएस के हैं, उसी विचारधारा के हैं, उसी मानसिकता के जी। हैं, और उन्हीं नीतियों का हुँ, अनुसरण करेंगे जो अभी तक होता आया है। बात हुँ, है हुँ, हुँ, सिस्टेमिक ओवरहॉल की, हायर एजुकेशन की। हुँ, 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 सिस्टेमिक ओवरहॉल की अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी ना प्रेशर रिलीज करा के फिर वैसे ही करते रहेगी जैसा करते आई थी। हुँ, 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 ठीक है, और उनके पास बिल्कुल, बिल्कुल। धन भी है, बल भी है, रणनीति भी है। वो कर सकते हैं, वो कैपेबल हैं वो ये हाँ, करने में। इस मैं आगे सर इसको एक आगे इससे एक थोड़ा-सा फिलॉसफिकल एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि देखिए डेमोक्रेसी में जो ये होते हैं, आंदोलन होते हैं, बार-बार होते हैं, उसके बाद में चीज़ें बदली जाती हैं, कुछ आदमियों, कुछ व्यक्तियों को ज़िम्मेवार ठहरा दिया जाता है, लेकिन सिस्टम जैसे का तैसा ही रहता है। हम्म, इतिहास गवाह है कि जब से व्यक्ति ने सोचना समझना शुरू किया है, उतने उसने अपने सवालों के बलबूते पर नए-नए सिस्टम इज़ाद किए हैं। हम्म, पहले कबायली तरीक़ाकार था, फिर राजशाही आ गया, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको सबसे बढ़िया माना जाता है। तो सारी दुनिया में ही उथल-पुथल हो रही है, हम्म, वॉलेटाइल सिचुएशन है। तो हम्म। क्या आपको लगता है कि जो समाज का पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो एलीट क्लास है, जो जो विद्वान श्रेणी है, उसको अब डेमोक्रेसी का कोई बदल देख लेना चाहिए, या उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? या आपको लगता है कि इसी सिस्टम को ठीक करने के बारे में ही उनको तवज्जो देनी चाहिए अभी? देखिए, है क्या कि भारत में डेमोक्रेसी या कहीं भी डेमोक्रेसी जो होती है, वो उस देश के राज्य के संरचना से प्रभावित होती है। हुँ। ठीक है ना, कि जनतंत्र का स्वरूप कैसा होगा, वो जी। आम जनता के लिए काम करने के लिए सफल होगा कि नहीं होगा, वो हुँ, इस हुँ। बात पे डिपेंड करता है कि राज्य का स्वरूप कैसा है। अब हुँ। भारत में शुरू में जो राज्य बना था उसमें सोशल वेलफेयर वेलफेयर की बात थी, जी। कि जो आम नागरिक हैं उनके जीवन को सुधारने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य की है। जी। फिर जब राजीव गांधी आए 1980 के दशक में, उन्होंने हुँ। लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया और ये जी। कहा कि निजी क्षेत्र इस दायित्व का निर्वाह करेगा, जो हुआ हुँ। नहीं।
मेरे को हम्म जो प्रॉब्लम है इस बात को लेके कि ज्यादातर लोग ना अभी तक उसी हम्म डिबेट में फंसे हुए हैं, सोशल हम्म वेलफेयर वर्सेस प्राइवेटाइजेशन। हम्म जबकि भारत की राजनीति का जो मौलिक अंतर्द्वंद है वो ये तो है हम्म ही, लेकिन ये प्रधान अंतर्द्वंद नहीं है। हम्म प्रधान हम्म अंतर्द्वंद है केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक शक्ति का समान वितरण। ओके। और ये बात बहुत कम लोग उठा रहे हैं। हम्म एक ही बार उठा था जब सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था और सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट आया था। ओके। तो मुझे ये लग रहा है कि लोगों को इस बात पे थोड़ा निगाह डालना चाहिए कि जो हम्म अति केंद्रीयकरण की प्रक्रिया जो बढ़ रही है, और आप देखिए हम्म अति केंद्रीयकरण की प्रक्रिया अभी सही नहीं बढ़ रही है, इंदिरा गांधी के टाइम से बढ़ रही है। हाँ जी, वहाँ से हाँ, जब सेंट्रलाइजेशन उन्होंने शुरू हो गई थी और प्रेसिडेंशियल अभी फॉर्म ऑफ चरम पे गवर्नमेंट है। भी प्रपोज किया था, फिर वाजपेयी साहब ने किया जी। था, अब मोदी साहब भी कर रहे हैं। हम्म ये जो अति हम्म केंद्रीयकरण की प्रक्रिया है वो भारत में हम्म जनतंत्र बचेगा कि नहीं, इसकी सबसे बड़ी चुनौती हम्म है। और जब तक तो आप सर, अगर तीनों तीनों प्रपेक्ष में अगर हम बात करें, अगर आज से 10 साल बाद की हम बात करें, या हमने प्रोटेस्ट पे बात की, हमने इसका फिलोसफिकल एंगल देखा, हमने इसका जो हिस्ट्री का एंगल है उसको आपने बड़े बाखूबी बयान किया, हमें समझाया। मैं आखिर में आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि अगर सोसाइटी और सरकार और स्टूडेंट तीनों आपके सामने खड़े हों और आप तीनों को एक एक सुझाव देना चाहें, तो आप क्या देंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में जो चुनौती फांसीवाद की उभरी है हम्म उसका निवारण एक ही है कि जी। प्रांतीय राजनीति को मजबूत किया जाए। हम्म। चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो। क्योंकि आप देख लीजिए जो गरीब गुरबा है वो प्रांतों में रहता है, वो शहरों में आता है सीजनल लेबर बन के, फिर प्रांत में वापस चला जाता है। तो जब तक जी। प्रांतीय शक्ति, राजनीतिक शक्ति मजबूत नहीं होगी और जो हम्म देश का संपदा है जी। वो गरीब गुरबे में बराबरी में वितरित नहीं होगा, तब तक समाधान हम्म बड़ा मुश्किल है, हम्म बहुत ही मुश्किल है। अब और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी आशावादी हैं, जो नए अभी आए हैं, उनको लगता है कि कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग? अब देखिए इसमें ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना ये बड़ा मुश्किल सवाल है, हम्म क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई संगठन है जो इस तरह की बात कर रहा है। हम्म अभी दिक्कत क्या है जो मुझे समझ में आया है कि बहुत जगह पे लोग प्रांतीय राजनीति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जो सबसे हम्म पहले तो तमिलनाडु में ही हुआ था, जब हम्म द्रविड़ आंदोलन आंदोलन का उदय हुआ था। हम्म और फिर कन्नाडिगा आइडेंटिटी है, वो भी अपना डिमांड कर रहे हैं। हम्म लेकिन ये हम्म जितने भी प्रांतीय राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं हम्म वो एक सूत्र हम्म में बंध नहीं पा रही हैं। हम्म ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम्म अगर वो एक सूत्र में नहीं बंध पाएंगी तो फिर हम्म जो केंद्रीय राजनीति सारे राजनीतिक शक्ति को जो समेटे जा रही है अपने जी। अंदर, उस प्रक्रिया को रोकना हम्म बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म एक बहुत पहले यूनाइटेड फ्रंट हुआ करता था दो वर्ल्ड वॉरों के बीच में, तो उसमें एक स्लोगन दिया हम्म जाता था, मार्च सेपरेटली बट एक्ट यूनाइटेडली। हम्म तो हर प्रांतीय राजनीति की अपनी सार्वभौमिकता है, वो अपने तरह से विकसित होगी, ये बात तो तय है। वो एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकती है, क्योंकि हर क्षेत्रीय परिस्थितियां एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। लेकिन कोई तो तरीका ढूंढना होगा कि वो आपस में बात कर पाए।
और कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना पाए, क्योंकि हम्म, उसके बिना ना ये समाधान हम्म, उच्च शिक्षा में भी जो हो रहा है विद्यार्थियों के साथ, हम्म, उसका समाधान हम्म, बड़ा मुश्किल है। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि जब आप जैसे शिक्षित वर्ग के लोग ऐसी बातें बोलेंगे और कहेंगे और बड़ी बेबाकी से इस बात को दुनिया के सामने और लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रखेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो यूथ है वो आपकी बात को सुनेगा और सुनकर मानेगा। एंड मैं इस बात पे बहुत आशावादी हूँ कि सच में शायद हो कि अच्छे दिन आ जाएं। सर, आपने हमारे साथ बात की, समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं ये फील कर रहा था कि आप एक एक क्वेश्चन के इतने लार्जर स्केल पे जवाब दे सकते थे, लेकिन कुछ समय की कमी होने की वजह से मैं उसको पूरी तरह से नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे दर्शकगण हैं, ये आपने जो महत्वपूर्ण बातें और जो फैक्ट आपने सामने लाए हैं, वो उससे बहुत लाभ उठाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेहरबानी आपके कि आपने मौका दिया बात करने का। नहीं, इट्स शुक्रिया। इट्स आवर प्लेजर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे प्रोफेसर कुमार संजय सिंह जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो हमारे साथ अपने अनुभव बांट रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ये जो दमनकारी नीति सरकार ने अपनाई और किस बहादुरी के साथ स्टूडेंट्स ने और अन्य दलों ने इसका सामना किया। आज की ये बातचीत किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को और किसी भी सोच को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं थी, बल्कि एक निष्पक्ष एनालिसिस करने के लिए थी। अगर उस दिशा में ये थोड़ी बहुत भी आगे बढ़ी होगी, तो हम लोग अपना सौभाग्य समझेंगे। आप लोगों ने समय दिया, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।